Assalamu alaikum viewers, welcome to Inter Nurses Preparation Academy. This is Ishan Ahmed. Today I am going to talk about SPSC past papers. तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आज 2017 के पास्ट पेपर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल लीड टू राइट साइडेड हेमीप्लेजिया एंड एफेजिया। कौन सी बॉडी की या ब्रेन की स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है जिससे जो है राइट साइडेड हेमीप्लेजिया हो जाता है एंड एफेजिया हो जाता है। अभी हेमीप्लेजिया को समझें क्या है। ये पैरालाइसिस है वन साइडेड ऑफ बॉडी, हेमीप्लेजिया। अच्छा, पैरालाइसिस जो होता है उसके 4 टाइप्स होते हैं, इसको समझ लें। मोनोप्लेजिया में क्या होता है कि एक लेग या एक आर्म, कोई भी एक हिस्सा पैरालाइज हो जाता है चारों लिम्ब में से, या एक राइट लेग पैरालाइज हो जाएगी, या लेफ्ट लेग पैरालाइज हो जाएगी, या राइट आर्म या लेफ्ट आर्म। इस पैरालाइसिस को हम मोनोप्लेजिया कहते हैं। अगर पूरी बॉडी का एक साइड पैरालाइज हो जाए, राइट साइड या लेफ्ट साइड, जैसे इस तस्वीर में देखें, इसको हेमीप्लेजिया कहते हैं। ये राइट साइड हेमीप्लेजिया है। अगर लेफ़्ट साइड पैरालाइसिस होगी तो हम लेफ़्ट साइड हेमीप्लेजिया कहेंगे। और थर्ड जो टाइप है वो पैराप्लेजिया में क्या होता है कि लोअर लिम्ब पैरालाइज हो जाती है, ओनली अफेक्टेड बाय लोअर लिम्ब। ठीक है, ये पैराप्लेजिया है। और क्वाड्रीप्लेजिया में जो है ना, ये सारा बॉडी जो है ना, 4 लिम्ब जितनी भी है ये पैरालाइज हो जाती हैं, तो इसको क्वाड्रीप्लेजिया कहते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी ब्रेन का जो पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है अगर राइट साइड हेमीप्लेजिया हो जाए, तो ब्रेन का लेफ़्ट साइड इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना। अगर राइट साइड पैरालाइज है तो ब्रेन का लेफ़्ट साइड इन्वॉल्व होगा। अगर लेफ़्ट साइड पैरालाइज है तो ब्रेन का राइट साइड इन्वॉल्व होगा। ठीक है। और एफेजिया जो है ना, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है। एफेजिया जो लैंग्वेज ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है। तो लेफ़्ट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी अगर डैमेज होती है तो जो है राइट साइड हेमीप्लेजिया होगा और एफेजिया होगा, लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड इन अ पेशेंट विथ स्ट्रोक टू द चेंज इन बॉडी इमेज। एक पेशेंट है स्ट्रोक का, उसमें कौन सा कॉमन जो है हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि उसकी बॉडी में चेंजेस आएगी, रिस्पॉन्स कॉमन कौन सा हम एक्सपेक्ट करते हैं स्ट्रोक के पेशेंट का। तो वो इसका राइट ऑप्शन है डिप्रेशन। जब स्ट्रोक होता है पेशेंट को ना, तो ज़्यादातर वो कंफ्यूज और डिप्रेस हो जाता है स्ट्रोक वाला पेशेंट, कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही, मेरा हाथ नहीं उठ रहा, मेरा पाँव नहीं, वो डिप्रेशन में होता है। तो ये कॉमन रिस्पांस होता है स्ट्रोक के पेशेंट का। A patient with early osteoporosis must be advised। ओस्टियोपोरोसिस है, अर्ली पता चला है कि ओस्टियोपोरोसिस है, तो उसको क्या एडवाइस करेंगे ज़रूरी, वो उसको कहेंगे कि भाई स्मोकिंग स्टॉप करो, अपनी स्मोकिंग क्विट करो, नहीं तो ओस्टियोपोरोसिस बढ़ जाएगा। फॉर डूइंग नेजोट्रेकियल सक्शन ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ द कैथेटर शुड बी इंसर्ट। आप जो है नेजो ट्रेकियल सक्शन करने जा रहे हैं, तो कौन सी पेशेंट की एक्टिविटी के दौरान आप कैथेटर इंसर्ट करोगे। तो जब इनहेल पेशेंट करेगा ना, इनहेल, उस टाइम आप जो है ना कैथेटर इंसर्ट करोगे, तो वो जो है ईज़िली इन हो जाएगा, इन प्लेस हो जाएगा कैथेटर जब आप सक्शन कर रहे होते हैं। तो जब वो इनहेल करेगा उस टाइम हम जो है कैथेटर इंसर्ट करेंगे।
The simple, most effective method for reducing the risk of stasis of pulmonary secretion is सिंपल लेकिन मोस्ट इफेक्टिव मेथड है किस चीज़ का, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ स्टेसिस ऑफ पल्मोनरी सिक्रेशन। जो पल्मोनरी सिक्रेशन वो जमा हो जाती है, उसको जो है जमा होने की से बचाने जो रिस्क है वो कम करने के लिए हम कौन सा सिंपल और इफेक्टिव जो है ना वो मेथड यूज़ करेंगे। तो उसके लिए ये है कि सिंपली और मोस्ट इफेक्टिव है टू अर्ली पोजीशन चेंज। हर 2 घंटे बाद पेशेंट की पोजीशन चेंज करो तो जो है रिस्क कम हो जाती है किसकी, स्टेसिस ऑफ पल्मोनरी सिक्रेशन की। ठीक है। विच इज साइनोसिस, व्हाट इज साइनोसिस। साइनोसिस क्या है, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज कॉल्ड साइनोसिस। The period from conception to birth is denoted as पीरियड जो है मतलब प्रेगनेंसी से लेके और बर्थ तक, कंसेप्शन से लेके डिलीवरी तक, उस पीरियड को क्या कहते हैं, प्रीनेटल या एंटीनेटल कहते हैं। ठीक है ना, प्रीनेटल या एंटीनेटल सेम ही वर्ड है, दोनों यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, डिलीवरी के बाद और 42 दिन तक जो पीरियड होता है आफ्टर डिलीवरी टू 6 वीक, वो जो पीरियड होता है वो पोस्ट नेटल पीरियड होता है। ठीक है ना, पोस्ट नेटल और प्रीनेटल कंसेप्शन से लेके डिलीवरी तक या बर्थ तक। रोल ऑफ नर्सिंग इज हैविंग चार्ज ऑफ समबॉडीज हेल्थ। किसी के जिस्म की आपके पास चार्ज है, ये नर्स का रोल है। ये किसने जो है विजन दी थी, हुज विजन, किसकी विजन है ये, तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की विजन है कि किसी की बॉडी की आपके पास चार्ज है, आपका ये नर्सेस का रोल है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में अगर बताऊं तो ये टोलेमी जो है 1820 में पैदा हुई थी और 13 अगस्त 1910 में डेथ हो गई थी इनकी। और इन्होंने इन्वायरमेंटल थ्योरी भी दी थी। ये भी पूछते हैं कि इन्वायरमेंटल थ्योरी किसने दी थी, इन्वायरमेंटल। ठीक है, तो ये थ्योरी भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। और इन्वायरमेंटल थ्योरी के 5 कंपोनेंट। जी, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्टेज करस्पॉन्ड टू इन्फेंसी। नीचे दी गई जो डेवलपमेंट स्टेजेस है वो को इन्फेंसी को करस्पॉन्ड कौन सी स्टेज करती है। तो ऑप्शन ए है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अभी पहले जो ये डेवलपमेंट स्टेजेस हैं ये थ्योरी किसने दी थी, ये मैं थोड़ा आप लोगों को डिफाइन कर दूं, फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट स्टेजेस की थ्योरी दी थी, ये 2 टाइप की थ्योरी है। एक तो एरिक्सन ने दी थी जो साइको सोशल डेवलपमेंट, ये जो क्वेश्चन में है ये साइको सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। लेकिन एक और है कोग्निटिव डेवलपमेंट जो पियाजेट ने दी थी। पियाजेट ने जो थ्योरी दी थी ये कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन की थ्योरी दी थी। और एरिक्सन ने जो है साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। एरिक्सन ने कहा साइको सोशल डेवलपमेंट के 8 स्टेजेस हैं। 8 स्टेजेस, कौन कौन सी स्टेजेस हैं ये मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इन्फेंसी जो पैदाइश से लेके 1 साल तक स्टेज है, और टोडलर जो 1 साल से 3 साल तक है, प्री स्कूल एज जो 3 से 6 साल तक है, और स्कूल एज जो 6 से 12 साल तक है, और एडोलसेंट एज जो 12 से 18 साल तक है, और यंग एडल्टहुड स्टेज जो 18 साल से 40 साल तक है, और मिडिल एज एडल्टहुड स्टेज जो 41 साल से 64 साल तक है, और 8वीं स्टेज जो दी है ओल्डर एडल्टहुड स्टेज जो 65 साल से ऊपर एज वालों के लिए है। तो ये 8 स्टेजेस एरिक्सन ने दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट की। और पियाजेट ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी उसने 4 स्टेजेस बताई थी। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज,
कंक्रिएट स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। सेंसरी मोटर जो होती है इन्फेंट्स और टोडलर में, सेंसरी मोटर ये कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है, और जो प्री स्कूल के बच्चे हैं वो प्री ऑपरेशनल उनकी जो है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है, और जो होते हैं स्कूल एज वाले उनकी कंक्रिएट जो है वो डेवलपमेंट होती है, कोग्निटिव डेवलपमेंट। और जो एडोलसेंट और यंग एडल्ट, मिडिल एज एडल्ट, इन सब की जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल जो है स्टेज होती है। तो ये स्टेजेस थी, इरेक्शन और पियाजेट ने थ्योरी दी थी, ये याद रखना है। साइको सोशल इरेक्शन ने दी थी और कोग्निटिव डेवलपमेंट पियाजेट ने दी थी, ठीक है। और साइको सोशल के 8 स्टेजेस हैं और कोग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस हैं। अभी आए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ये पूछ रहा है कि डेवलपमेंट स्टेज इन्फेंसी को कौन सी करस्पॉन्ड करती है। तो इन्फेंसी में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है, ये एरिक्सन ने कहा है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। और टोडलर में इन्होंने कहा है कि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम होता है। जो 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं ना, वो ऑटोनॉमी और शेम, उनको शर्म होता है, ठीक है। और जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज है, ये प्री स्कूल एज है। जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं ना, इनकी जो साइको सोशल डेवलपमेंट होती है, ये इनिशिएट लेते हैं, फिर गिल्ट भी महसूस करते हैं, पता नहीं मैंने ये काम जो किया है सही किया है या सही नहीं किया, अबू मुझे डांटेगा, क्या करेगा। तो इनिशिएट भी लेते हैं और गिल्ट भी महसूस करते हैं। और जो वो चौथी है, ये है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन जो होता है, ये एडोलसेंट एज में होता है। ये चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी भी हो, 12 से 18 साल के बच्चे, और फिर रोल कन्फ्यूजन भी इनका होता है, मतलब क्लियर रास्ता इनको नज़र नहीं आता क्योंकि वो मैच्योर हो रहे होते हैं। तो ये कोग्निटिव जो है, सॉरी, साइको सोशल डेवलपमेंट के ये थे एज के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर था इन्फेंसी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर यहाँ टोडलर का पूछता तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम हम टिक करते। अगर यहाँ प्री स्कूल का पूछता तो हम इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट टिक करते। अगर यहाँ एडोलसेंट का पूछता तो हम आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन टिक करते। ये लिख लो, याद कर लो, कुछ भी पूछ सकते हैं इस दफ़ा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, हु प्रपोज द नर्सिंग थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिशिट। सेल्फ केयर डेफिशिट जो थ्योरी है, ये डोरोथिया ओरम ने जो है प्रपोज की थी, डोरोथिया ओरम, ठीक है। सेल्फ केयर डेफिशिट थ्योरी का नाम है। अच्छा, दी हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ नॉर्मल इन्फेंट इज। नॉर्मल इन्फेंट का जो 1 साल के बच्चे का जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है, ये 33 से 35 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है। दी लीडिंग काज ऑफ डेथ इन एडोलसेंट इज। एडोलसेंट का जो लीडिंग काज है डेथ का, ये एक्सीडेंट है। दी लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ दैट फैसिलिटेट ऑर्गन डोनेशन इज सीजेशन ऑफ। ये जो लीगल डेफिनेशन है डेथ की, ताकि जो है वो ऑर्गन डोनेट दे सकें, तो अगर जो है ना हम देखते हैं ब्रेन फंक्शन कर रहा है तो ये डेथ नहीं हुई अभी लीगल। ब्रेन जब डेड हो जाए तो फिर जो है ना लीगल जो है डेथ डिक्लेयर हो जाती है, फिर जो है ना ऑर्गन डोनेट कर सकता है। अच्छा, दी बॉडी टेम्परेचर एट टिश्यू एंड सेल कैन बेस्ट फंक्शन। हमारी बॉडी के टिश्यू और सेल किस टेम्परेचर पे बेस्ट फंक्शन करते हैं, तो वो है टिश्यू और सेल बेस्ट फंक्शन किस टेम्परेचर पे करते हैं, 36 से 38 सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारी बॉडी जो है बेस्ट फंक्शन करती है। मेन हैव हायर बेसल मेटाबॉलिक रेट बिकॉज दियर बॉडी कंटेन मोर। मर्द जो है इनका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो बॉडी में होते हैं, वो ज़्यादा जो है ना रेट को इंक्रीज़ कर देता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज़ कर देते हैं। The mechanism by which body loses heat to the environment.
विदाउट हैविंग डायरेक्ट कांटेक्ट। कौन सा मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी एनवायरनमेंट में हीट लूज करती है विदाउट हैविंग डायरेक्ट कांटेक्ट, कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, तो ये रेडिएशन के थ्रू जो है रेडिएशन के थ्रू लॉस करती है हीट हमारी बॉडी एनवायरनमेंट में। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कंट्रोल हीट लॉस, कौन सा बॉडी का जो है स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है हीट लॉस को? एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर हमारी बॉडी के अंदर जो है कौन सा स्ट्रक्चर है जो हीट को कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हमारे टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस याद कर लें। एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू सब नॉर्मल टेम्परेचर कैन लीड, अगर हमारी बॉडी का एक्सपोजर होता है नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में तो क्या होगा? फ्रोस्ट बाइट होगा। वहाँ पे नॉर्दर्न एरिया में जहाँ पे बहुत ठंड होती है, सब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा फ्रोस्ट बाइट होता है। ठीक है, फ्रोस्ट बाइट क्या है? फ्रोस्ट बाइट इज़ एन इंजरी, एक इंजरी है दैट इज़ काज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू द कोल्ड, हमारी बॉडी का पार्ट जो है कोल्ड में एक्सपोज होता है, इस वजह से इंजरी होती है। द कोल्ड काज फ्रीजिंग ऑफ स्किन, जो थद होती है, ठंडक होती है, वो फ्रीज करती है हमारी स्किन को। फिर जो है अंडरलाइंग टिश्यू, हमारे जो अंडरलाइंग टिश्यू है उनको फ्रीज करती है। देयर आर डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रोस्ट बाइट, फ्रोस्ट बाइट के डिफरेंट डिग्रीज होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एन एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक ड्रग जो होती है ये रिड्यूस फीवर करती है। ठीक है, टेम्परेचर में हम जो यूज़ करते हैं ये एंटीपायरेटिक होती है, पेनाडोल, पैरासीटामोल, सब ये। दी वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय दी हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट इज कॉल्ड, 1 मिनट में जो हमारी हार्ट ब्लड पंप करती है इसको क्या कहते हैं? इसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अच्छा, ये कार्डियक आउटपुट हो गया जिसमें 1 मिनट में जितना ब्लड जो है वो पंप हार्ट करती है। अगर पर बीट में, एक बीट में जो ब्लड पंप करती है हमारी हार्ट, यहाँ पे 1 मिनट की जगह पे अगर 1 बीट आ जाता तो यहाँ ऑप्शन में आ जाता स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो हार्ट जो हमारी पर बीट में ब्लड पंप करती है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, और जो पर मिनट में हमारी हार्ट ब्लड पंप करती है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। क्लियर? व्हाट इज नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट का नॉर्मल पल्स रेट कितना है? 120 से 160 बीट पर मिनट। The phase of respiration in which gases move in and out of the lungs is, ये जो है रेस्पायरेशन का फेज पूछ रहा है जिसमें गैसेज इन एंड आउट होते हैं, तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? तो गैस जो इन और आउट हो रहे होते हैं इस मूवमेंट को वेंटिलेशन कहते हैं। जैसे हम रूम, कमरे में वेंटिलेशन रखते हैं ना, विंडो से एयर आ रही है, जा रही है, तो ये वेंटिलेशन है। अच्छा, व्हाट इज द नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टर ब्लड, आर्टरियल जो हमारी आर्टरी में ब्लड है उसमें जो है नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 35 से 45 नॉर्मल होती है। ठीक है, यहाँ पे 42 ऑप्शन है तो इट्स करेक्ट। तो ये है एबीजीज पे मेरा वीडियो बना हुआ है, अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पीएच, ये सब कुछ उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एबीजीज से अगर कोई भी एमसीक्यूज आ जाता है आप कवर कर लेंगे। What is equipment that indirectly measures arterial oxygen saturation, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे इनडायरेक्टली आप आर्ट्रियल ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजर करते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर जो हम पल्स चेक करते हैं ना, तो उससे ऑक्सीजन सेचुरेशन भी हमें आ रही होती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन हमें पता चल जाता है कि ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है, वो पल्स ऑक्सीमीटर है। अच्छा, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट इरेगुलर एबनॉर्मली स्लो रेस्पायरेशन,
एबनॉर्मल स्लो रेस्पिरेशन है, इसके लिए कौन सा टर्म यूज़ होता है? ब्रेडीपेनिया, ब्रेडीपेनिया। अगर यहाँ पे आ जाता कि यूज टू डिनोट इरेगुलर एबनॉर्मल स्लो हार्ट बीट, हार्ट बीट अगर पूछता तो ब्रेडिकार्डिया यहाँ पे हम ऑप्शन में लिखते ब्रेडिकार्डिया, लेकिन रेस्पिरेशन है तो ब्रेडीपेनिया। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट पास्ट पेपर के साथ मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।